एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बन के रह गया है। किसान जान दे रहे हैं, 500-700 किसान तो अभी तक आंदोलन में ऐसे ही मारे जा चुके हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया की चौथी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 154 लोग, 154 किसान और डेली वेज अर्नर्स वैसे ही सुसाइड कर लेते हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है। दोस्तों, I am Chandra Prakash Joshi and in this video I am not going to talk about the politics of MSP। उस पर तो पहले बहुत सारी बातें हो रही है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा MSP होता क्या है, और उसके लिए पहले आपको समझना है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। फिर हम बात करेंगे कि MSP कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसमें MS स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या हैं, किसानों की क्या डिमांड है और क्यों उनकी ये डिमांड जायज है, लेकिन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और हमारी रिकमेंडेशन क्या है, व्हाट इज देयर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अंत में आपको क्विज करने को मिलेगी, तब आपको मालूम पड़ेगा आपने इस वीडियो में सीखा क्या है। 1960 के दशक में इंडिया में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत की गई थी। उस समय देश के शहरी क्षेत्रों में पहले अनाज की कमी हो गई थी। अगर आपको कुछ ध्यान हो तो वो एक दशक था जब इंडिया में भुखमरी भी फैली हुई थी और उसके बाद इंडिया चाइना वॉर भी हो गया था। तो उस समय देश में खाद्यान्न उत्पन्न जो हो रहा था गाँव में, उसको शहरी क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया गया। लेकिन आज की डेट में वो गरीब लोगों को, आपने देखा होगा ना, फेयर प्राइस शॉप, राशन शॉप होती है जहाँ पे गेहूं, चावल, केरोसिन, इस टाइप की इंपॉर्टेंट कमोडिटीज लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं एक फेयर प्राइस पे। भारत में आज दुनिया में दूसरा बड़ा, चाइना के बाद दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा अन्न का भंडार है। और होता क्या है, जो ज्यादा सरप्लस स्टेट है जैसे कि हरियाणा, पंजाब, जहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, वहां से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेनली प्रोक्योरमेंट करता है, और जो डेफिसिट स्टेट्स हैं वहां पर ये सप्लाई की जाती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मेन काम क्या है, प्रोक्योर करना, ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना। और हम यहाँ पे उसी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट आज ऑफिसर्स बने हुए हैं। हर बार यहाँ पे एग्जाम भी के स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, इसी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। और जहां तक बात है PDS की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहाँ पे जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन राज्य सरकारों का काम है कि सही बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना, उनके राशन कार्ड बनाना, उनके पहचान पत्र बनाना और ये इंश्योर करना कि सही लोगों को सही चीजें उपलब्ध हो रही हैं। आज PDS का यूज करके ही सरकार, आपने सुना होगा बार बार मोदी जी बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को, 81.35 करोड़ लोगों को आज सरकार मुफ्त में अनाज उपलब्ध करा रही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसको अभी भारत सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ा दिया है, याद रखिएगा 5 साल के लिए 1 जनवरी 2024 से बढ़ा दिया गया है। इसमें सरकार का 11.8 लाख करोड़ रुपया खर्च होएगा। अब बात करते हैं कि MSP क्या है। हमारे देश में आप जानते हैं मॉनसून बेस्ड एग्रीकल्चर है, तो फार्मर्स जब वो क्रॉप बोते हैं उन्हें मालूम नहीं होता कि जब तक क्रॉप रेडी होगी तब उन्हें उस चीज का क्या प्राइस मिलेगा। अगर बम्पर क्रॉप हो जाएगी तो प्राइस गिर जाएंगे। फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक न्यूनतम मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि इतने दाम पर तो सरकार किसानों से अनाज या जो भी उत्पादन हुआ है वो खरीद ही लेगी। और इसका ऑब्जेक्टिव फार्मर्स को जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है उससे बचाना है, क्योंकि अगर सरप्लस होता है और मार्केट में दाम गिरता है तभी भी फार्मर को एक मिनिमम प्राइस मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि MSP का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो CACP 1965 में CACP कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की स्थापना की गई, जिसने ये जो CACP सिफारिश करता है, रिकमेंड करता है प्राइसेस, और प्रधानमंत्री के अध्यक्ष में जो कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वो फाइनल इस पे फैसला लेती है। आज की डेट में 23 क्रॉप्स पे सपोर्ट प्राइस उपलब्ध है। एक्चुअली अगर आपको आ जाए 22 तो यस, पहले 22 क्रॉप्स हैं, और शुगर केन पे है फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस, तो उसको FRP बोलते हैं। टोटल 23 क्रॉप्स हो गई। 7 सीरियल क्रॉप्स हैं, 5 पल्सेस हैं और 7 ऑयल सीड्स हैं और 4 कमर्शियल क्रॉप हैं। ये सारे एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली NABARD, AFO जैसे एग्जाम में सारे क्रॉप्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। MSP की कंप्यूटेशन के लिए CACP 3 प्रकार की प्रोडक्शन कॉस्ट का अनुमान लगाता है। पहले बोलते हैं A2 में क्या होता है, जो किसान द्वारा सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड
जो लेबर लगाया है और जो लीज्ड इन लैंड अगर कुछ लगी है, इरिगेशन की कॉस्ट है, सारी जितनी भी कॉस्ट है उनको ऐड किया जाता है, उसको बोलते हैं A2। A2 के ऊपर जो अनपेड फैमिली लेबर है, क्योंकि फार्मर और उसकी फैमिली भी लगी हुई है प्रोडक्शन में, उसको हम जब ऐड कर लेते हैं उसको बोलते हैं A2 प्लस FL। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है C2। C2 में FL और A2 के साथ साथ जो ओन्ड लैंड है और जो कैपिटल एसेट्स लगे हुए हैं उनकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर उनको किराए में लेंगे तो क्या कॉस्ट लगेगी, उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो C2 कॉस्ट के आधार पर CACP MSP का रिकमेंडेशन करता है। अब यहाँ पे MS स्वामीनाथन कमीशन, MS स्वामीनाथन वही साइंटिस्ट हैं जिनको अभी भारत रत्न अवार्ड किया जा रहा है। MS स्वामीनाथन कमीशन ने ट्विस्ट ला दिया। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का जो गठन है वो 18 नवंबर 2004 को किया गया। इसकी जो अध्यक्षता थी MS स्वामीनाथन के पास थी और इसने 2006 तक 5 रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इन्होंने अपनी जो मेन रिकमेंडेशन थी उसमें ये बोला कि जो C2 के ऊपर 50% ऐड करना चाहिए, वो MSP होना चाहिए। अब इसको कुछ लोग बोल रहे हैं, उन्होंने बोला 50% नेट प्रॉफिट हो जाए, इतना मार्जिन फार्मर्स के लिए होना चाहिए। यहाँ पे मोदी जी पॉलिटिक्स खेल गए। अब 2014 की बात है, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने अपने चुनावी रैली में ये वादा किया कि अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो वो MS स्वामीनाथन वाला फॉर्मूला यानी कि C2 प्लस 50% को MSP में लागू कर देंगे। मोदी जी के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, अभी भी ये वादा अधूरा ही है। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हुए और 2021 के प्रोटेस्ट शायद आपको याद होंगे। उस समय जब 3 विवादास्पद फार्म बिल को वापस लिया गया मोदी सरकार द्वारा, तो सरकार ने बोला हम एक इसमें कमेटी सेटअप करेंगे। सरकार ने एक कमेटी 8 महीने बाद, बिल वापस लेने के 8 महीने बाद, पूर्व कृषि आयुक्त फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल जी की अध्यक्षता में यह कमेटी स्टेब्लिश की और आज तक 27 मीटिंग हो चुकी है, वर्कशॉप हो चुकी है इस कमेटी की, लेकिन अभी भी कोई फाइनल रिकमेंडेशन नहीं है। इस कमेटी को सुझाव देना है कि MSP को कैसे इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और नेचुरल फार्मिंग को कैसे देश में प्रमोट किया जाए। अब किसानों ने देखा कुछ हो नहीं रहा है, 2024 के चुनाव पास में आ गए तो वो अपनी डिमांड लेके फिर आगे आ गए हैं। अब उनकी मेन डिमांड क्या है? पहला कि MSP में हमको गारंटी दी जाए, MSP को लीगल बना दिया जाए। अभी आगे बात करते हैं लीगल बनाने का मतलब क्या है। दूसरा उनकी डिमांड है कि MSP में कैलकुलेशन MS स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से कर ली जाए। तीसरा उसमें यह भी डिमांड है कि हमको कुछ फार्म लोन वेवर्स भी दिए जाए। अगर आपको याद हो, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने बहुत बड़े फार्म लोन वेवर किए थे, उसके बाद कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी किए हुए हैं। और फार्मर ये भी डिमांड करते हैं कि इंडिया में स्पेशली एग्रीकल्चर को WTO से बाहर रख लो, जिससे कि ग्लोबल लेवल का प्रेशर ना आए। लेकिन अगर आप मूल बात करेंगे तो एक ही बात मेन है कि MSP की हमें लीगल गारंटी दे दो। लीगल गारंटी होने का मतलब क्या है? पहली बात कि सरकार अगर इसको लीगल गारंटी दे देती है तो ये जो 23 क्रॉप्स की अभी बात हो रही है, कम से कम उतना प्राइस पे करना ही होगा। सरकार को जो भी माल मार्केट में नहीं बिक रहा होगा किसानों का, वो उस दाम पे खरीदना ही होगा। या सरकार वो कानून बना लेगी कि कोई भी मार्केट में इससे कम दामों पे नहीं खरीदेगा, तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्हें भी खरीदना होगा। अब इसका बेनिफिट क्या है? किसानों के लिए बेनिफिट है भाई, एक तो उन्हें प्राइस स्टेबिलिटी मिल गई, दूसरा इससे जो और क्रॉप्स पे प्राइस गारंटी मिल जाती है, तो जैसे मिलेट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, पल्सेस हैं, उसको भी फार्मर्स उगाएंगे तो डाइवर्सिफिकेशन होगा। आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम MSP प्राइस और व्हीट की ओर चला जाता है। तीसरा, इससे मार्केट में एक सिग्नल मिलता है, अब इससे कम दाम पे कोई खरीद नहीं सकता, तो फार्मर्स के प्राइस मिल गया। ये किसानों का अधिकार भी है। अगर आप देखें आज की डेट में MSP का फायदा देश में केवल 6% किसानों को मिलता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, शांता कुमार की रिपोर्ट में ये बात बोली गई है। और मैक्सिमम किसान पंजाब और हरियाणा के होते हैं जो गेहूं और चावल बेच रहे होते हैं। व्हीट एंड राइस का ही इसमें प्रोक्योरमेंट मेनली हो पाता है और इससे फार्मिंग कम्युनिटी की इनकम बढ़ने से ऑफ कोर्स देश में ग्रोथ आएगी, बिकॉज रूरल इनकम फ्यूल्स द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन इससे सरकार पे बर्डन आएगा। कितना फाइनेंशियल बर्डन आएगा? क्रिसिल की एक रिपोर्ट है, उन्होंने एक स्टडी की एस्टिमेट किया कि अगर ये सारी 23 क्रॉप्स को खरीद लिया जाए, करीब 90% प्रोक्योरमेंट करना होगा, तो 13 लाख करोड़ का आएगा। एक्चुअली कुछ जगह पे मैंने 45 लाख करोड़ भी पढ़ा, बट मुझे लगता है वो बहुत एग्जेजरेटेड क्लेम्स है, वो सारी क्रॉप्स के लिए है शायद। क्रिसिल की रिपोर्ट सीम टू बी मोस्ट ऑथेंटिक, बट इसमें और अगर आप डिटेल में जाएंगे, क्योंकि सारा प्रोक्योरमेंट तो करना भी नहीं पड़ेगा, मार्केट में आएगा भी नहीं, तो अलग अलग एस्टिमेट बोलते हैं कि करीब 5 लाख करोड़ का एडिशनल बर्डन आ जाएगा सरकार के ऊपर।
बट दूसरे जो इसके सपोर्टर है वो ये भी बोलते हैं तो सरकार खरीदेगी तो बेचेगी भी, तो एक्चुअल लॉस उतना नहीं होगा। बट ये सब तो एस्टिमेशंस हैं। अब यहाँ पे सरकार का पॉइंट क्या है? पहली बात, सरकार का कहना है कि भाई फ्री मार्केट इकोनॉमी है, तो प्राइस जो है डिमांड और सप्लाई से निर्धारित होने चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर हम प्राइस डिक्लेयर करते जाएंगे ये लॉन्ग रन में सपोर्ट नहीं करेगा, लॉन्ग रन में ये सस्टेनेबल नहीं होगा। दूसरी बात, हायर सपोर्ट प्राइस मतलब हायर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, मतलब हायर फूड ग्रेन कॉस्ट, यानी कि हायर इन्फ्लेशन, और सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन की मार गरीब को झेलनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, इसका एक्सपोर्ट पे बुरा हालत होगा, क्योंकि जब प्राइस देश में बढ़ जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे। आज जो हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। चौथी बात, गवर्नमेंट कहती है कि भाई एग्री एलाइड सेक्टर, कल को दूसरे लोग भी खड़े हो जाएंगे, भाई हमें व्हीट और राइस पे क्यों देना है, आप हमको मिल्क पे भी दीजिए, आप हमको बटर पे भी दीजिए। जो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं या जो कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जितने भी एलाइड सेक्टर है, फिशरी फार्मिंग कर रहे हैं, उन सब पर भी एमएसपी लागू कर दीजिए। पांचवी बात, फूड ग्रेन स्टोरेज में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये इतना आसान नहीं है। और छठी बात, अगर गवर्नमेंट बोल भी देती है तभी भी प्राइवेट सेक्टर में इसका इम्प्लीमेंटेशन के अलग चैलेंजेस हैं। और एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए शुगर केन के केस में, उसके बाद भी आप देखेंगे शुगर केन में एफआरपी है, उसके बाद भी लोग मार्केट में कम दाम पे, मतलब एफआरपी मिल नहीं पाता है फार्मर्स को। और सातवीं बात कि इसमें डिवर्सिफिकेशन के चैलेंज है, जितनी चीजों पे फार्मर्स को एमएसपी दिया जाएगा सब लोग वही उगाएंगे और बाकी क्रॉप्स छूट जाएंगी। अब अगर हम बात करते हैं भाई एग्जाम पर्पज से हमें किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना चाहिए, या अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, तो पहली बात तो मैं ये बोलूंगा, एमएसपी कोई सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है, बल्कि ज्यादा जरूरी है कि किसानों की और डेली वेज अर्नर्स की इनकम बढ़ाई जाए। उसके लिए मनरेगा जैसी स्कीम में पैसा लगाना ज्यादा यूजफुल होगा। रूरल इकोनॉमी को वो बूस्ट कर रहा है और आगे भी कर पाएगा, उसके अंदर ज्यादा मदद करी जा सकती है। दूसरी बात, सिलेक्टेड क्रॉप्स पे एमएसपी देने से क्रॉप डिवर्सिफिकेशन का नुकसान होगा, उससे सॉइल और क्लाइमेट डैमेज होगा जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, तो ये लॉस करेगा। अधिक फायदेमंद ये होगा, मेरा थर्ड पॉइंट ये होगा कि अधिक फायदेमंद बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया जाए, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बेटर की जाए, जिससे कि जो फार्म टू फोक कनेक्ट, जो किसान का जो प्रोडक्ट हो रहा है वो मार्केट तक सही टाइम पे पहुंच पाए, उसको सही दाम मिल पाए। वर्ल्ड क्लास एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हमको जो फूड ग्रेन का और अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का लॉस है उसको रोकना चाहिए, वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्रॉप डिवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए एमएसपी की सूची में और क्रॉप्स डाली जा सकती हैं, जिससे कि उनका इंडिकेटिव प्राइस बेटर हो जाए, लेकिन लीगलाइजेशन ऑफ द एमएसपी इज नॉट रियली ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। और जहां तक बात है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस की, मेरी उसमें रिकमेंडेशन यह है कि जरूरी नहीं है कि इंडिया को एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस की ओर देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें डेवलप कंट्रीज की, बहुत सारे विकसित देश अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को, अपने फार्म सेक्टर को ह्यूज सब्सिडी देते हैं। अगर हम केवल यूएसए का एग्जांपल ले लें, $30 बिलियन की सब्सिडी दे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स अपने फार्मर्स को। तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हमारा एजेंडा नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि कैसे हम हमारे किसानों को, हमारे एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए हमें जरूरत है मॉडर्न एग्रीकल्चर की, उसके लिए हमें जरूरत है रिसर्च में इन्वेस्ट करने की, उसके लिए हमें जरूरत है नई टेक्नोलॉजीज लाने की। अगर 2047 तक हमें भारत को विकसित देश बनाना है तो फार्मिंग कम्युनिटी को, रूरल कम्युनिटी को साथ में लाए बगैर वो डेवलपमेंट संभव नहीं है। I hope you have learned something about Indian agriculture, something about MSP, public distribution system and food security in this video. अगर आपने ये सीखा है तो अब आपको करनी है क्विज डाउनलोड, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप ये अटेम्प्ट कीजिए और ये बताइए कि आपने सीखा क्या है। If you like this video, please share और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Wish you all the best for your preparation. We are here for 50% faster preparation.